नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही आज एक बार फिर स्थगित हो गई है, जो 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया गया है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी, जो 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट तक चली, जहां हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। जहां लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संबल मुद्दा उठाया है। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे, जहां स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। आज संसद में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन को चलाने देंगे। जहां देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है और देश चाहता है कि सदन चले। जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। राहुल ने बुधवार को संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। वही मोदी सरकार ने उन्हें बचा रही है। वहीं संसद के दोनों सदनों के स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़ा दिल दिखाएगी और विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका देगी। सरकार को ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे विपक्ष अपनी बात कह सके और सरकार अपनी बात रख सके। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार अडानी, संभल और मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। जब सरकार नहीं चाहती कि संसद चले तो वह कैसे चल सकती है। संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, जहां सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। शाही जामा मस्जिद का रख रखाव करने वाली कमेटी ने इस याचिका में सिविल जज के 19 नवंबर के एक पक्षीय आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं समिति ने याचिका में कहा है कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई है, जहां उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए थे और 24 को फिर सर्वे हुआ। याचिका में कहा गया है कि जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई है, उससे लोगों में शक फैल गया है और वे अपने घर से बाहर निकल गए हैं। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस गोलीबारी हुई और 5 लोगों की मौत हो गई। याचिका में आगे कहा गया है कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहां है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो यह एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह निचली अदालत के आदेश और प्रक्रिया कर रोक लगाए। जहां सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सील बंद लिफाफे में रखा गया है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दे कि इस तरह के धार्मिक विवादों के बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसे आदेश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने, कानून व्यवस्था की समस्या और देश की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है।
साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करे कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचनी चाहिए। संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समिति के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व IPS अधिकारी अरविंद कुमार जैन है, जहां समिति के 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बता दें कि संभल हिंसा की जांच के लिए समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान दिनांक 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक घटना कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र थी अथवा एक सामान्य आपराधिक वारदात जिसके कारण तमाम पुलिसकर्मी चोटिल हुए, 4 व्यक्तियों की मौत हुई एवं संपत्ति का भी नुकसान हुआ, जिसकी जनहित में जांच आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन रुकेगा। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली DGP IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ NSA अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के DGP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ शामिल होंगे। जहां आयोजन में शामिल होने पीएम शुक्रवार शाम 4:20 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। यहां एयरपोर्ट पर ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राजभवन तक रोड शो भी होगा, जो शाम 6:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के 6 दिन बाद के नए सीएम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। नए सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मुंबई में बैठक होने वाली थी, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन मुंबई में आज होने वाली महायुति की अहम बैठक रद्द कर दी गई है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए हैं, जहां 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। जहां इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। जैसे बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। जहां बता दें कि आज होने वाली महायुति की बैठक से पहले बीती देर शाम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मीटिंग की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया है। शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
बता दें कि बीजेपी मराठा चेहरे पर भी विचार कर रही है, जहां सीएम चुनने में जातीय गणित की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 228 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो आरएसएस ने दबाव बढ़ाया है, तो फडणवीस के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़क गई, जिससे 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। आग भड़कने से भगदड़ के हालात बन गए, जहां घटना गुरुवार देर रात की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि लोग तेजी से भाग रहे हैं, जहां घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां घायलों से बात कर उनका हाल जाना और घटना की जानकारी ली। खंडवा एसपी मनोज राय ने शहर के घंटाघर पर जब मशाल मार्च समापन हो रहा था, तब कुछ मशालें उल्टी हो गई थी। उनमें जो बुरादा और तेल था, उसमें आसपास की मशालें भभक गईं। इसमें वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए, जहां इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लोगों के चेहरे और हाथ झुलसे हैं, जहां 30 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है। इनमें से 12 लोगों की भर्ती किया गया है, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 दिन से हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके बाद भी आज 29 नवंबर को छठे दिन भी यही स्थिति नजर आ रही है। सुबह 7 बजे के वक्त दिल्ली का औसत AQI 332 मापा गया। वहीं कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार रहा। इसके अलावा मौसम में भी बदलाव होता नजर आ रहा है, जहां गुरुवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।